14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म। सीएम साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। तुष्टीकरण की नीति से हुआ देश का विभाजन। धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर उठाए सवाल। पुराने मुद्दे को फिर हवा दे रही बीजेपी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वह इतिहास में ही सिमट कर रह जाता है। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साय के मुताबिक सिंधी, सिख और बंगाली समाज ने विभाजन की सबसे बड़ी यातना झेली और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार रही। उन्होंने कहा कि आज भी कई परिवार और समुदाय विभाजन के घावों को महसूस करते हैं, इसलिए इस त्रासदी को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा न हो। देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को हमेशा संजो कर रखना चाहिए और जो भी समाज अपना इतिहास भूला है वो इतिहास का वस्तु रह गया है। विभाजन विभीषिका का जो दंश हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज ने झेला है, आने वाली पीढ़ी को भी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। साहू ने कहा कि देश के विभाजन को करीब 8 दशक बीत चुके हैं और इस दौर की पीड़ा को जनता झेल चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी बार बार इस मुद्दे को सामने लाकर आखिर क्या हासिल करना चाहती है। साहू ने आरोप लगाया कि पुराने घावों को कुरेद कर समाज में तनाव और बेमनस्य का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाजन के लिए तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत, मोहम्मद अली जिन्ना और उस समय की परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। ये आजादी के समय की एक घटना थी विभाजन, और विभाजन की त्रासदी को उस समय जो जनता भोगी है वो पीड़ा निश्चित तौर पर असहनीय है और पूरा देश के लिए कलंक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उस पुराने मामले को आज ये मुद्दा बना करके देश के सामने में परसना चाहती है। आखिर चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? अंग्रेज की उस समय की सरकार और उनका जो जिन्ना है ये जवाबदार थे। कुल मिलाकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बहाने छत्तीसगढ़ में सियासी बहस तेज हो गई है। बीजेपी जहां विभाजन की त्रासदी के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर समाज को बांटने की कोशिश करार दे रही है। ऐसे में इतिहास के संवेदनशील अध्याय पर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज होता नजर आ रहा है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय बटवारे कटीज। जी हां, 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सिंधी, सिख और बंगाली समाज ने विभाजन की सबसे बड़ी पीड़ा झेली है और आज भी कई समुदाय उसके दंश को महसूस कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर पुराने मुद्दों को उछालकर समाज में शांति फैलाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के क्या है मायने? देश के विभाजन पर हो रही सियासत कितनी जायज? देश के विभाजन के लिए कौन है असली जिम्मेदार? विभाजन को लेकर कांग्रेस बीजेपी के दावों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ गए। शताब्दी जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करूंगा शताब्दी जी का। शताब्दी जी, एक तरफ तो बीजेपी देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और
कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगा है। मेरा सवाल यह है आपसे कि आज की राजनीति में वह कौन सा ऐसा ठोस सबक है जिसके माध्यम से जो आज के समाज के जो लोग हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, वह इस दिवस के माध्यम से सीख सकती है, और मुख्यमंत्री के बयान को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है, इसमें विभाजन की विभीषिका सहन करने वाले उन असंख्य परिवारों, उन असंख्य लोगों के जीवन की जो राह बदल गई, वह भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। स्वतंत्रता का अमृत सिंचन आसानी से नहीं मिला है, जाने कितने घर बारों का नामो निशा न बाकी रहा है। ये दो लाइनें पूरा चित्र खींच देती हैं कि इतनी आसानी से हमको यह जो स्वतंत्रता का अमृत सिंचन मिला हुआ है ना, जिसमें हम बहुत आजादी से सांस ले रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से नहीं मिला है। हजारों घर बारों का नामो निशा मिट गया। मतलब वो सोचिए कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ रहे थे, कोई खेत खलिहान में काम कर रहे थे, कोई अपने दुकानों में बैठे हुए थे, और अचानक से आदेश आता है कि आपकी जो है आज इस घर की चाबी अब आपकी नहीं, कल से आपको जो है रास्ते पर निकल जाना है। तो ऐसी जो घटनाएं घट जाती हैं, जो ऐसा इतिहास है, आज देश में ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई समाज हैं जो अपने इतिहासों से सीखते हैं। तो हमको अपनी नई पीढ़ी को इस इतिहास से क्या सीख है, ये सिखाना तो पड़ेगा। इतिहासों से लिए सीख हम ध्येय मार्ग पर चले बढ़े, इस सिद्धांत को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आगामी पीढ़ी को, आने वाली जो नई पीढ़ी है, उसको हमारे इतिहासों से हमको क्या सीख लेना है, और पुरानी बातों को सामने रखते हुए यह गलतियां फिर से ना हो। इस प्रकार से ये जो विभाजन की जो विभीषिका का स्मृति दिवस है, यह केवल स्मृति हम कर रहे हैं। इस स्मृति में हम जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कितने समाजों को इससे आघात पहुंचा, कितना धोखा हुआ उनके साथ। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा आज कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किसी के खिलाफ नफरत का दिवस नहीं है, ये उन लोगों के साहस को नमन करने का दिन है जिनके परिवार उजड़े, जिन्होंने अपनों को खोया और फिर भी शून्य से अपना जीवन खड़ा किया और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। तो क्या ये आदर्श, ऐसे कौन कौन से परिवार है जो उस समय की इस विभीषिका, इस त्रासदी से निकलते हुए शून्य हाथ में लेकर आए और उन्होंने आज राष्ट्र के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से परिवार और ऐसे बहुत से उदाहरण आज हम अपने नई पीढ़ी के सामने रख रहे हैं, जिन्होंने हजारों हिंदुओं को भारत रवाना किया और वो वहां रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वहां बचे हुए हिंदुओं को सुरक्षित भारत उनके देश भेज सकें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर सके। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करने का ये मौका है और ये संकल्प लिया जा रहा है कि एकजुटता के साथ वैमनस्यता को दूर करते हुए किस प्रकार से हम विश्व के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में खड़े रहें, इसके लिए यह स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान को सुना, साथ ही कांग्रेस नेता धैर्येंद्र साहू का भी एक बयान है। उनका यह कहना है कि बीजेपी जो पुराने मुद्दे हैं उनको उछालकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस इस दिवस को किस प्रकार से देखती है, और अगर कांग्रेस इस आयोजन का समर्थन करती है तो इस आयोजन को किस प्रकार मनाना चाहिए? कांग्रेस अगर इन तमाम बातों को क्लियर करे जनता के समक्ष तो काफी बेहतर होगा। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत मेरे को विचित्र स्थिति लगती है बीजेपी की कि ये जो विभाजन विषय की बात कर रहे हैं कि हम ये दिवस मना रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि कब उन्होंने शुरू किया। जब मोदी जी पाकिस्तान से घूम फिर के बिरयानी खा के आ गए, उसके बाद से शुरू, मतलब उससे पहले तक दर्द और ये इतनी बातें होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। महत्वपूर्ण बातें बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति की बात करता हूँ, वो कभी दर्द याद नहीं रखना चाहता, वो तकलीफ याद नहीं रखना चाहता, वो खुशियां याद रखता। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसकी बात होनी चाहिए। और देखिए, आरएसएस के लोग की बात करूं या बीजेपी के लोग की बात करूं, ये कितना ही अपना चेहरा बदल ले, ये कितना ही भाव बिगना कर ले, मगर ये वही रहेंगे। आपको याद होगा, मशहूर कवि नागार्जुन जी ने कविता लिखी थी
जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, मैं तो बोलूंगा पहला जो आतंकवादी था वो उसी समय पैदा हुआ। बदल गई है भाव भंगिना, बदल गया है वेश, मगर नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटमती चाणक्य का। ये आरएसएस के लिए कहा, और ये क्यों कहा था? आज भी मैं बोलता हूं, आज की डेट में भी इनका जो है ना, जो सोच है वो नहीं बदली है। 2022 में गुजरात में आरएसएस एक प्रदर्शनी लगाती, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के फोटो लगाती। तो ये सोच, ये प्यार उस समय से चल रहा है। मुस्लिम लीग के साथ जब सरकार बनाते थे, ए के फजलुल हक के साथ सरकार बनाते थे, बंगाल में, सिंध में सरकार बनाते थे। कौन ए के फजलुल हक है? जिसने 1940 में पाक रेजोल्यूशन मूवमेंट पास करवाया था, वो फजलुल हक के साथ 1923 में इनके आरएसएस के नेता सावरकर, उन्होंने सबसे पहले दो राष्ट्र की बात की, 1937 में समर्थन दिया, 1939 में जिन्ना की बात को समर्थन किया कि हाँ 2 राष्ट्र होने चाहिए। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? एक पूरे बीजेपी के लिए था, और चाहे वो मुख्यमंत्री जी ने बात की। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बार बार जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि तुष्टिकरण की बात की, अभी आपके चैनल में बाइट सुना कि इन्होंने इस तरह के बंटवारा किया, तो महात्मा गांधी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो सब कांग्रेस में थे। तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोषी मानते हैं? या उनकी वजह से हुआ? क्या ये महात्मा गांधी जी को दोषी मानते हैं? क्या उनकी वजह से हुआ? क्या ये राजेंद्र प्रसाद जी को दोषी मानते हैं कि उनकी वजह से हुआ? ये बताएं। 2 राष्ट्र हो गए। अब इनका हिंदू महासभा का जन्म कब हुआ? 1925। अब उसी से देख लीजिए ना, हिंदू महासभा। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं, हिंदू महासभा हो चाहे मुस्लिम लीग हो, दोनों का गठन किसने करवाया? अंग्रेजों ने करवाया। वो फाइनेंस करते थे। वो उस समय 60 रुपए महीना में तनख्वाह देते सावरकर को, और बोलते थे कि आप मुस्लिमों के खिलाफ बोलिए, और मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते थे आप हिंदुओं के खिलाफ बोलिए। तो इनकी सोच की वजह से चलिए सत्यप्रकाश सिंह, चलिए मान लीजिए उस समय जो भी हालात थे, जो भी परिस्थिति महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग कभी नहीं चाहते थे। लेकिन क्या कांग्रेस ये मानती है कि देश का जो बंटवारा हुआ वो सही नहीं था? की सोच एक जैसी क्या कैसे हो सकती है? सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस ये मानती है कि देश का जो बंटवारा हुआ वो सही नहीं हुआ, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। अगर आज हम देखें हमारे सामने, भारत के सामने, तो हम देखते हैं कि हर वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वहां से टेंशन बनी रहती है। बांग्लादेश के साथ भी हम देखते हैं कि टेंशन किसी न किसी बीच बनी जाती है। अगर ये बंटवारा नहीं होता तो आज ये टेंशन नहीं होती, भारत के पास एक बड़ा भूभाग होता और हम तीव्र गति से विकास कर रहे होते, क्योंकि ये तमाम जो छोटी छोटी टेंशनें हैं जो पड़ोसी देशों से आती हैं वो कहीं ना कहीं नहीं आ रही होती। जी सत्यप्रकाश सिंह जी, मैंने आपका सवाल सुना, मैं उसको दूसरे हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूं। आपने बोला कि बंटवारा नहीं होता तहसील, जम्मू कश्मीर राजा उदय सिंह वो नहीं आना चाहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके आए। हैदराबाद के राजा वो नहीं आना चाहते थे, उनको लेके आए। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्यों को समेट कर भारत बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो आप उसको क्या बोलेंगे? यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 2 राष्ट्र की थ्योरी थी ना, यह लोगों में एक तरह के विभाजन की बात पैदा करना। ये सावरकर हो, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, क्यों ये फोटो आज भी लगाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को? इतना प्यार क्यों है? तो ये दंगे करवा के अंग्रेजों की फूट डालो वाली नीति पे चल के इन्होंने ये सब चीजें करे। मैं तो पूछ रहा हूं ना कि क्या महात्मा गांधी जी को ये दोषी मानते हैं? क्या ये राजेंद्र प्रसाद जी को दोषी मानते हैं? क्या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोषी मानते हैं? तो और सबसे महत्वपूर्ण बात की 2015-16 के बाद ही क्यों याद आता है? उससे पहले तो आप पाकिस्तान गए, अडवाणी जी भी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के आए थे, और जिन्ना को बहुत महान इन्होंने व्यक्ति बताया। सत्यप्रकाश सिंह जी, अगर मान लीजिए इस दिन को मनाया जाता है तो इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। उस समय के हालात क्या थे वो आप और मैं अगर मान लीजिए बैठ के नहीं बता सकते, सत्यप्रकाश सिंह जी, चलिए ठीक है, मैं तो कह रहा हालात जो भी थे या जो भी नेतृत्व था, जिसकी भी जिम्मेदारी थी, ठीक है, लेकिन अगर आज इस दिन को मनाया जाता है तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अगर मैं आपको बताऊं उस दौर की बात, तो उस दौर के दौरान तमाम जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि तमाम सोर्सेज से पता चलते हैं कि 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लोगों की जान गई थी इस विस्थापन के दौरान। तमाम प्रकार से 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोग बेघर हो गए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग उस समय बेघर होना कितनी बड़ी जनसंख्या थी, और मानव इतिहास का इसे सबसे बड़ा सामूहिक विस्थापन कहा जाता है। अनगिनत परिवारों को अपनी संपत्ति, जमीन और अपनों को खोना पड़ा था। जब हमने देखा था किस प्रकार से दंगे हुए थे, किस प्रकार से लोगों को मारा गया था, तो क्या अगर इस दिवस को मनाया जाता है अपनों की याद में खोए हुए लोगों को, आज भी हम देखते हैं कि लोग पाकिस्तान में बताते हैं कि पाकिस्तान में हमारा घर था, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के कि हिंदुस्तान में हमारा घर था लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा तो है ना। अगर इस दिन को मनाया जा रहा है तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है? ये वही तो मैंने आपको बात बोला, अभी आपने जैसे बात की उस समय इतने दंगे हुए, इतनी मौतें हुई, तमाम चीज आपने गिनाई। मैं आपको उसमें भी एक बात आपको बता दूं,
आपको सबसे जानकारी होगी क्योंकि आप बहुत तेज तरह पत्रकार है। जब दंगे हो रहे थे, चाहे बंगाल में हो चाहे गुजरात में हो, तो महात्मा गांधी जी जहां दंगे हो रहे थे वहां जाते थे, वहां लोगों को समझाते थे, आह्वान करते थे। और उन्होंने तो आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने गोलवालकर को हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोला कि आप इसका कंडेम कीजिए, खंडन कीजिए, नहीं किया। तो नेहरू जी हो, उस समय के जो नेता थे महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इस चीज को रोक रहे थे, दंगे ना हो, लोगों को समझा रहे थे कि आप आराम से रहिए। मगर इनके नेता क्या कर रहे थे? मुखबिरी। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हुई तो क्या कर रहे थे कि आप सुभाष चंद्र बोस की सेना में मत जाइए, आप अंग्रेजों की सेना में आइए, और अंग्रेजों को सलाह देते थे इस आंदोलन को किसी तरह तबाह कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उस समय के आप चीजों को नहीं जान सकते हैं, मगर हाँ उस समय के जो इनके जो नेता थे, उनकी जो सोच थी वो आज तक चलती आ रही है। क्यों उस समय से 2022 तक जिन्ना के बारे में ये फोटो छापते हैं, क्यों जिन्ना की तारीफ करते हैं आडवाणी, ये बता दीजिए आप। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि उस समय क्या हुआ, आप और मैं टीवी चले बैठ के नहीं बातें कर सकते, मगर हाँ आप सोच की बात कर सकते कि उस समय कांग्रेस के नेता हो या हमारे जो बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के महात्मा गांधी, उनकी सोच क्या थी, और आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, 1947 में देश आजाद हुआ, ये फर्क मैं बता रहा हूं। सत्यप्रकाश सिंह जी, 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय क्या हुआ, क्या हालत थी, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आज लोग मनाते हैं तो मैं भी उसके साथ मनाता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पुराने लोग थे, जो शहीद लोग थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया और उनकी याद में हम आज मनाते हैं, उनको याद करते हैं। ऐसे उस समय जो विभाजन हुआ उसकी पीड़ा अगर आज मना रही है बीजेपी, तो देशवासी अगर उसके साथ है या साथ आना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर उस दुख को आज मनाना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस ने आखिर इस दुख को क्यों नहीं मनाया इतने सालों तक? क्या कांग्रेस भूल गई कि इतने लोग जो है बेघर हुए थे, उनका क्या हुआ? उदय जी, मैंने अभी आपको बोला ना कि 2015 से पहले क्यों नहीं मना रहे थे? ये पाकिस्तान से घूम फिर के आगे, बिरयानी खा के आगे, तभी याद आया कि इनको। चलिए, 16 के आसपास गए थे। शताब्दी जी, उससे पहले एक मिनट उदय जी, आपने खुल के समर्थन किया तो मेरी बात खुल के सुन लीजिए। जी जी, नहीं मैं समर्थन किसी बात का नहीं करता हूं, अभी तो आपने कहा कि मैं भी बनाता हूं, अभी तो आपने कहा कि मैं भी बनाता हूं, मैंने समर्थन हुआ ये, और क्या हुआ? स्वतंत्रता सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पूर्वज जिनको हमने खोया उनको आप एक दिन नहीं मनाते, याद करते, उनको 12 महीने याद करते, 365 दिन याद करते, ये एक दिन का डिनोरा नहीं करते। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, जो झंडे का सम्मान नहीं करते पूर्वजों को क्या सम्मान करेंगे? जो महात्मा गांधी को गोली मारने वालों को नारे लगाते हो जिंदाबाद, वो क्या सम्मान करेंगे पूर्वजों की? शताब्दी जी, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, ये सोच है, सोच की बात होती है। चलिए, शताब्दी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चूंकि सत्यप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, मैं ये कह रहा था आपसे कि जिस प्रकार से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते उसी प्रकार से हम मनाते, मैं अपनी बात कर रहा था। स्वतंत्रता दिवस की आप भले ही किसी और चीज को आपने उसको समझ लिया होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सभी प्रकार के दिवस मनाता हूं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या कोई अन्य देश का कोई भी फेस्टिवल हो, मैं सभी का समर्थन करता हूं, ना कि किसी के खिलाफ हूं। शताब्दी जी, सत्यप्रकाश सिंह जी का यह कहना है कि 2014 से पहले बीजेपी को याद क्यों नहीं आई इस दिवस को मनाने की, अभी क्यों आ रही है? और कांग्रेस पर आरोप लगाने का ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस समय के जो हालात थे, हम बात करें तो जो तमाम परिस्थितियां थी, या ब्रिटिश नीति की बात करें या तत्कालीन सभी राजनीतिक नेतृत्व की बात करें, क्या इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कांग्रेस पर डाल देना ठीक रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की नफरत फैलाना इसका उद्देश्य नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस जनों से पूछना चाहती हूं, क्या विभाजन की विभीषिका हमारे देश के लिए कलंक नहीं है? ये इसको कलंक मानते हैं या नहीं मानते हैं, पहले स्पष्ट करें। ये अंग्रेजों की वजह से हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? हम ये देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त विभीषिका ये थी। इसका दंश हमारे देश के करोड़ों लोगों ने झेला, जो आपने बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए, मैंने भी इनको जानकारी में लिया है कि देखिए कितने करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए, कितने परिवार प्रभावित हुए। तो इसको याद करने में क्या बुरा है? दंगा भड़काने जैसा आरोप लगाना कितना गलत है? क्या दंगे हुए थे उनको याद करना, उस पीड़ा को याद करना, अपनी पीढ़ी को बताना, अपने आने वाली पीढ़ी को बताना, इसमें क्या गलत है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को डर किस बात का है? शुरू से तुष्टीकरण और इनकी जिद बहुत से मुद्दों में कारण बनी, और आज भी ये तुष्टीकरण की नीति की वजह से गोल गोल जवाब दे रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं उसको स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते।
चलिए सर ये प्रतिक्रिया बोल नहीं लेंगे, पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तुष्टीकरण की नीति को अपनाने वाली कांग्रेस कैसे कह सकती है, चाहे दंश कितना भी बड़ा हो, चाहे पीड़ा कितनी भी बड़ी हो। चलिए सर प्रतिक्रिया लेंगे सत्य प्रकाश सिंह जी की, लेकिन मैं रुक करूंगा मनीष बोरा जी का। हमारे साथ मनीष जी भी जुड़ गए। मनीष जी आपका स्वागत है। मनीष जी, मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाया जा रहा है, आप इतिहास की पीड़ा को ये जो याद करने की आप इसको पहल मानते हैं या फिर ये राजनीतिक विमर्श कैसा है? और मेरा एक और सवाल ये है कि एक दल या एक नीति को जिम्मेदार ठहराना कितना जो है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप उचित मानते हैं कि किसी एक दल को या एक राजनीतिक संगठन को या उस समय के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना? क्या उस समय ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी जिसके चलते जो चीजें हैं वो संभल नहीं पाई, जिसके चलते आज जो है देश को वो खामियाजा भुगतना पड़ता है? मनीष जी। चलिए मनीष जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी सत्य प्रकाश सिंह जी, आप जवाब देंगे शताब्दी जी की बात का? शताब्दी जी का मेरे को आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है क्या मुझे, मगर मैं जो थोड़ा बहुत सुन पाया मैं बताऊंगा। अभी ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। देखिए उदय जी, आपको खुद मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश उनकी सरकार है, 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों को अलग से देती है ये सरकार, जो यहाँ पे गठबंधन में है। बीफ खा सकते हैं आप गोवा में, मगर छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर देंगे, ये मारपीट कर देंगे, किसी की हत्या भी कर देंगे। आप अरुणाचल में चले जाइए, इनके केंद्र मंत्री बोलेंगे हाँ मैं खा सकता हूं। तो ये तुष्टीकरण तो राज्य के हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, पूरा देश जान चुका है। अब राम जी के नाम पे ले लेते हैं, फिर चंदा चोरी हो जाती है, बजरंग बली जी को आगे तोड़ा देते हैं और फिर उसका वोट मांगने के लिए पहुंच जाएंगे राम जी के नाम पे, बजरंग बली जी के नाम पे। तो तुष्टीकरण कौन करता है वो सबको मालूम है। मगर देखिए मैं वही बार बोल रहा हूँ कि ये जो हुआ था 1947 में बात करूं विभाजन की, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस समय परिस्थितियां की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं तो वही सवाल को दोहराऊंगा, ये बार बार अभी भी उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया कि क्या डर है, मुख्यमंत्री बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना कांग्रेस में, उन्होंने हैदराबाद जम्मू तमाम रियासतों को मिलाया ना। तो आप दोषी ठहरा रही हैं, इसका मतलब ये ठहरा रहे हैं बीजेपी के नेता, महात्मा गांधी को ठहरा रहे हैं। क्या ये माफी मांगेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के पंजाब में गए थे अडवाणी जी, क्या ये माफी मांगेंगे कि 2022 में इन्होंने प्रदर्शनी में मोहम्मद अली जिन्ना को की तस्वीर छापी और कहा कि बहुत अहम व्यक्ति है ये बता दिया? यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि सोच वैसी रहेगी और जब समय मिलेगा उस सहूलियत के हिसाब से करेंगे। अभी भी इनको तुष्टीकरण इस तरह की करनी है कि किस तरह से अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, जनता किस तरह से इनके लिए इनके आगे सवाल पूछ रहा है, तो अब उस तरह से चीजें करनी है कि अब कहीं ना कहीं देश को दूसरी दिशा में घुमाया जाए। मगर अब देश जान चुका है और 12 साल में इस चीज को छोड़ के अब युवा जो है ना रोजगार की बात करता है, महिलाएं जो है ना वो सम्मान की बात करती है। अब जो किसान है ना वो बोलता है कि 2022 तक आपने आज दुगनी की बात की थी, वो उसका क्या हुआ? अब ये इसमें विभाजन विभीषिका कर करके मुद्दों से नहीं भटका सकते। यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ की बात करो, 1 लाख रोजगार में बात करती है। आप युवा से निकलिए, आप बाहर तो पूछिए कि आपको क्या चाहिए। विभाजन विभीषिका की बात पता है आपको कि रोजगार चाहिए, तो बार बार मुद्दा उठाती है आरएसएस का। ये मुद्दे आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर इतने सालों तक झंडा नहीं फहराया। उस समय की चीजें अगर मान लीजिए आरएसएस ने इतने सालों बाद अपना झंडा फहराया है और आरएसएस के लोग अगर बदलाव चाहते हैं और बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को भी ये मुद्दा भूल जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस से मुद्दा भूलती ही नहीं है। कुछ भी बात होती है आरएसएस का मुद्दा उठा लेती है कि आरएसएस ने इतने सालों तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया। अरे वो अपना झंडा फहरा रहे हैं, अब वो बात भूल जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं भूलती। इसी प्रकार बीजेपी भी कुछ बातें ऐसी है जो लेके बैठी, भले ही कुछ बातें ऐसी है जिनको भूल जाना बेहतर होता है और आगे बढ़ने की सोच जो है वो लानी चाहिए। लेकिन ये राजनीति और इस राजनीति में पुराने गड़े मुर्दे तो उखाड़े ही जाते हैं, उसी तरह के गड़े मुर्दे जो है बीजेपी उखाड़ने का काम कर रही है। नहीं आपने बात की जी, ये भी गलत है। चीजों को आपने क्लब किया है, तो उसमें आपने जो बात की कि हम ये बात करते कि झंडे के सम्मान की बात है। हम इसकी बात नहीं करते कि दर्द जो इंसानों को मिला है, झंडे की सम्मान की बात है। हम ये बात नहीं करते कि दर्द जो इंसानों को मिला है, जो परिवारों को मिला है, उसको कुरेदा जाए, हम उसकी बात नहीं करते। हम सम्मान की बात करते हैं कि हमको झंडे का सम्मान करना चाहिए और आरएसएस क्यों नहीं करती, उसकी बात हो रही है। हम इसकी बात करते हैं कि हमने चलिए नेहरू जी ने क्या काम किया। समय की कमी है, इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया शताब्दी जी से लूंगा। जी शताब्दी जी, अंतिम और छोटी प्रतिक्रिया। देखिए मेरा ये कहना है कि बार बार ये संदेश आज दिया गया है और ये संकल्प भी लिया गया है कि यह जो विभीषिका स्मृति दिवस, यह जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, इतिहासों से सीख लेने के लिए है और संकल्प ये है कि आने वाले समय में
किसी भी प्रकार की वैमनस्यता ना हो। हम एकजुटता के साथ, अखंडता के साथ, वैश्विक स्तर पर पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें, जिसके लिए हमको अपने इतिहासों से सीख तो लेनी पड़ेगी। इतिहास को बिल्कुल, झुठलाया बिल्कुल। नहीं जा सकता। कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो इस त्रासदी चलिए। के साथ, इस इतिहास के साथ है या बिल्कुल, इस बिल्कुल। कलंक को वो गलत बिल्कुल मानते हैं। शताब्दी जी, चूंकि समय की बाध्यता है, हालांकि मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से और सभी मेहमानों से, सभी जनता से कि ये समय जो है वो आगे बढ़ने का है। पुराने इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं उससे सीखने का है, ना कि अब किसी को दोष देने का समय है। और जो भी हुआ है इतिहास में, कहीं ना कहीं इतिहास ही हमें सिखाता है कि हम इन तमाम चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ें। अब ये दोष देने का समय नहीं है, सामूहिक एकता का समय है, एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का समय है। पुरानी बातों को भूल कर, हालांकि देश को यही चाहिए कि वो आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। शताब्दी जी आपका भी, सत्यप्रकाश सिंह जी आपका भी, मनीष पोलच जी आपका भी। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।